आर का इंट्रोडक्शन होगा। आई आर क्या है, कोई बताएगा? सबसे पहले तो आई आर जो होता है इंफ्रारेड, इसे हम कहते हैं, ठीक है, इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम जो वेवलेंथ या वेव नंबर का रीजन यूज करते हैं वो हमारे पास होता है 400 से 4000 नैनोमीटर के दरमियान। तो ये रेंज होती है आई आर में। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जो आई आर यूज क्यों करते हैं, बेसिकली आई आर यूज की जाती है फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए। फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए आई आर यूज करते हैं। आई आर स्पेक्ट्रा कैसे हमें ऑब्टेन होता है वो हम देखते हैं। आई आर जो होती है हमारे पास, आई आर रेडिएशंस होती हैं, आपको पता है। आई आर रेडिएशन जो होती है 400 से 4000 नैनोमीटर के दौरान इनकी रेंज होती है। जब ये सैंपल के ऊपर पड़ती हैं, ये हमारे पास सैंपल है, जब ये सैंपल के ऊपर पड़ती हैं तो कुछ पोर्शन जो होता है सैंपल का वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में चला जाता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ये आगे हम पढ़ेंगे। बेंडिंग में इसमें कंज्यूम हो जाता है कुछ पोर्शन उसका, और रिमेनिंग जो पोर्शन होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिट। और ये वो ट्रांसमिटेंस लाइट होती है जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। स्पेक्ट्रा इसका कुछ इस तरह से होता है, इन्वर्टेड पीक्स होती हैं इसकी। तो स्पेक्ट्रा इसका दो वेरिएबल्स के दरमियान में आता है, एक होती ट्रांसमिटेंस और एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के दरमियान इसका स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है। अब ये जो स्पेक्ट्रा होता है आपको दो तरह से आप ड्रा कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंस के दरमियान और वेव नंबर के दरमियान भी ड्रा कर सकते हैं, और ट्रांसमिटेंस वेव नंबर के दरमियान भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रा आप लोग ड्रा कर सकते हैं दो तरह से, इस तरह से हमें ऑब्टेन होता है पीक्स, या ई आर का स्पेक्ट्रा इस तरह से हमें मिलता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रा हमें मिलता है वो ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से हमें मिलता है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनकी रेंज में आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, रेंज फिर मैं आपको तमाम फंक्शनल ग्रुप की बता दूंगा। आप उसे याद रखेंगे अच्छे से ये होगा कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका कोई भी नहीं रहेगा। फिर हम पहले देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आप लोगों ने फिजिक्स में 10th की बुक में पढ़ा होगा। हुक्स लॉ क्या कहता है, ये दो आप ये कहते हैं स्प्रिंग को, स्प्रिंग की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास होता है, ठीक है, हुक्स लॉ जो होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसे अप्लाई कर रहे हैं एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर। डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है? जिसमें दो एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है हुक्स लॉ? आपको पता है कि एक स्प्रिंग जो होता है वो ऐसे स्ट्रेच होता है, ये उसकी मेन पोजीशन है। अगर इसको खींचा जाए और खींच कर लाया जाए, यहां पर ले आए हम। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें कुछ फोर्स स्टोर होगी या नहीं होगी? जी, सेकंड बी वाले पॉइंट में जी, फोर्स
इसमें कोई स्टोर होगी या नहीं होगी? हाँ जी, एनीवन? होगी सर। तो इसमें जो फोर्स, क्योंकि यहाँ पर था, हमने खींचकर इसे इस पोजीशन पर ले आए हैं, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ फोर्स स्ट्रॉन्ग स्टोर होगी। वो फोर्स कौन सी होगी? वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है? रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो एक बॉडी में स्टोर होती है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जिसकी पोजीशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। वस्ती पोजीशन कौन सी होती? मीन पोजीशन, जहां पर स्प्रिंग रेस्ट की हालत में पड़ा था। देखे, फोर्स तो यहां पर स्टोर हुई है, लेकिन इसकी डायरेक्शन फोर्स की क्या है? नेगेटिव में है, बैकवर्ड, यानी अपनी वो मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहती है। आपको पता है जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं और खींचकर छोड़ेंगे तो स्प्रिंग जो होगा वो बैक जाना चाहेगा, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक मैथमेटिकली फार्मूला आ जाता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यानी फोर्स उसमें पैदा होती है जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसके नेगेटिव प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? नेगेटिव। आपको मैंने बताया कि वो उसकी डायरेक्शन की अपोजिट होती है, ठीक है? तो एफ आपका इक्वल होगा जी -kx। मतलब ये जो के है, ये आपके पास फोर्स आर स्प्रिंग कांस्टेंट है। फोर्स आर, ये डिपेंड करता है जी आप किस मटेरियल को यूज कर रहे हैं, कौन सी स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स जो होता है ये डिस्टेंस होता है, फोर्स प्रोड्यूस होती है ड्यू टू डिस्टेंस, और ये इनवर्स नेगेटिव होती है डिस्टेंस के। मतलब ये मीन पोजीशन के आप कह ले अपोजिट प्रोड्यूस होती है, कि एक जिस्म अपनी दोबारा से उसी पोजीशन में आना चाहता है। फोर्स तो प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन वो फोर्स दोबारा से अपने जिस्म को वापस अपनी पहले वाली हालत पर लेकर आना चाहती, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस का साइन लगा है। तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है डायटॉमिक मॉलिक्यूल जी। डायटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें दो एटम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्प्रिंग के साथ कुछ बाल्स अटैच कर दी। ये जो बाल है हमारे पास, ये आपके एटम है जी, और ये जो स्प्रिंग है आपका, ये आपका बॉन्ड है। हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक एटम, ये एक बाल ये है, और दूसरा स्प्रिंग के साथ जुड़ी है, तो एक बाल ये है। अब आपको पता है स्प्रिंग की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी, कोई बताएगा? हाँ जी, एनीवन? स्प्रिंग की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा सकता है एक तो, और बेंड किया जा सकता है। बेंडिंग और स्ट्रेचिंग, हाँ यही जी, दो हो सकती है। हाँ जी, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा सकता है और बेंड किया जा सकता है। तो स्प्रिंग की दो प्रॉपर्टीज हैं। तो स्प्रिंग, तो हम एज्यूम कर रहे हैं बांड जो हमारा शो करवाता है वो कौन को चीज को शो करवाता है? वो स्ट्रेचिंग को शो करवाएगा, और दूसरा हमारे पास शो करवाएगा बेंडिंग को। स्ट्रेचिंग का आपको पता है कि ये अगर स्प्रिंग है, यहां पर पड़ा था, तो इसे खींच दिया जाए, ये स्ट्रेच हो गया। बेंडिंग क्या होती है? कि स्प्रिंग सीधा था, इसे ऐसे हमने बना दिया, बेंड कर दिया। ये देखें, समझ आ रही बात या नहीं आ रही? तो ये स्ट्रेचिंग और बेंडिंग का डिफरेंस है, ये हम पढ़ेंगे कल हमारा जो होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा। आज हम थोड़ी सी आईआर की बेसिक को स्टडी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपके पास जो बाल्स होती वो एटम होते हैं, और जो स्प्रिंग होता है वो आपके पास क्या होता है जी? बांड होता है। और बांड आपके पास स्ट्रेचिंग और बेंडिंग शो करवाता है, ठीक है? तो आपके पास इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन डिटरमाइन कर ली, या वेव नंबर का फार्मूला आपको बता दिया हुक्स लॉ ने। ये होता है जी, डेरिवेशन होती है इसकी, तो आप डायरेक्टली याद करेंगे के ओवर म्यू।
अब यहाँ पर जो 2πc है ये तो कांस्टेंट है, c इज स्पीड ऑफ लाइट है, और ये आपके पास v के ऊपर जो बार लगा हुआ है ये वेव नंबर है। k आपके पास आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, या फोर्स कांस्टेंट इसे कहते हैं, और म्यू जो आपके पास होता है ये होता है रिड्यूस मास। रिड्यूस मास होता है। म्यू हम देखते हैं म्यू क्या होता है। म्यू होता है आपके पास फार्मूला उसका m1 m2/m1 + m2। अब म्यू क्या होता है? म्यू होता है कि आपके पास कंबाइंड सिस्टम होता है। कंबाइंड सिस्टम का मतलब द सिस्टम इन विच वी कंसीडर टू पार्टिकल्स मास एज अ वन, यानी आपके पास दो एटम हैं, उन दो एटम्स के मास को अगर आप कंबाइन करके लिख दें और एक एटम का मास उसे कंसीडर कर लें, यानी दोनों को कंबाइन करके लिख दिया आपने, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? रिड्यूस मास कहेंगे। इस बात की समझ आई है नहीं? मिसाल के तौर पर मेरे पास m1 है 5, m2 है 10, तो मैंने इन दोनों को एक मास की फॉर्म में लिख दिया m लार्ज, वो आ जाता है 15। तो ये दोनों का मास मैंने कंबाइन करके लिख दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूस मास। हाँ जी, सबको समझ आई बात? बताएं। जी सर, आगे समझ। तो ये रिड्यूस मास होता है आपके पास। अब के की बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। के आपका फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जी। इसकी वैल्यू होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर सिंगल बॉन्ड के की जो वैल्यू होती है वो 5 × 10⁵ ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर डबल बॉन्ड इसकी जो वैल्यू होती है आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, बाकी वैल्यू सेम है। फॉर ट्रिपल बॉन्ड आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे आपको एक बात पता चल रही है कि जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना ज्यादा उसका वेव नंबर होगा। फार्मूला मैं दोबारा से लिखने जा रहा हूं, ये देखें। 2πc √k/म्यू। तो यहाँ पे आप देखें कि जो वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स कांस्टेंट के। और वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रिड्यूस मास के। तो आपके पास दो चीजें आ गई हुक्स लॉ की मदद से। हम तो इससे हम आगे फर्दर देखते हैं। तो मतलब एक एटम या मॉलिक्यूल का मास ज्यादा है तो उसका वेव नंबर क्या होगा? कम होगा। अगर मॉलिक्यूल का आप कह लें कि जी के ज्यादा है तो उसका वेव नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपको पता है के किसका ज्यादा होगा? हाँ जी, इनमें से के किसका ज्यादा है? बताएं जी। 3 का। ए का होगा। 3 का अल्काइन। हाँ जी, इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके फोर्स यानी ज्यादा स्ट्रोंग होगी, ठीक है। बाइंड एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रोंग से किया हुआ है इन्होंने। वैल्यू से भी आप बता सकते हैं। एक बात याद रखेंगे, जिसका वेव नंबर लेस हुआ ना, लेस वेव नंबर, उसकी पीक जो होगी वो स्ट्रोंग होगी। अब मैं स्ट्रोंग पीक और वीक का भी बताऊंगा आपको। उसकी पीक जो होगी वो स्ट्रोंग होगी जिसका वेव नंबर कम होगा। और एक बात याद रखे, जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है, रिड्यूस मास, वेव नंबर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज करता है, वेव नंबर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे मास इंक्रीज करेगा
पीक इंटेंसिटी भी उसकी बढ़ जाएगी, ये भी एक बात याद रखनी है। पीक इंटेंसिटी भी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। अब बात करते हैं पीक इंटेंसिटी क्या है। हमारे पास तीन तरह की पीक्स आ सकती हैं। एक इस तरह की पीक हो सकती है, एक पीक इस तरह की हो सकती है, और एक पीक इस तरह की हो सकती है। तो जो पहले वाली पीक है ये हमारे पास वीक होती है। आवाज आ रही सबको? जी हाँ जी, आवाज आ रही सबको? जी सर, आ रही है आवाज। तो पहले वाली जो पीक है ये आपके पास वीक है, जो सेकंड वाली पीक है ये आपके पास मीडियम है, और थर्ड वाली जो पीक है आपके पास ये स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने दो बातें बताई है कि जिसका लेस वेव नंबर होगा उसकी पीक स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी बात, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी पीक इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी पीक इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेव नंबर कम होगा। समझ आई बात या नहीं आई? तो अब शार्प पीक कौन सी होती है और ब्रॉड कौन सी होती है वो भी देख लो। ये ये जो पीक है आपके पास ये शार्प पीक है। ये जो पीक है ये आपके पास ब्रॉड पीक है। अब मुझे बताएं ये शार्प पीक कब आती है और ब्रॉड कब आती है, किसी को कोई आइडिया हो? जी, शार्प पीक कब आती है और ब्रॉड कब आती है? चले, नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूँ। जो शार्प पीक आती है आपके पास वो लेस पोलर मॉलिक्यूल के लिए आती है, ठीक है, लेस पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। और जो ब्रॉड पीक आती है आपके पास हाई पोलर मॉलिक्यूल के लिए होती है, या लार्ज पोलर मॉलिक्यूल के लिए होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है फोर्स कांस्टेंट की बात करें। फोर्स कांस्टेंट, ये जो होता है फोर्स कांस्टेंट के आपका जो ये डायरेक्टली होता है वेव नंबर के, और वेव नंबर जो डायरेक्टली होता है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं आपको मजीद क्लियर करने के लिए। अब मुझे बताइएगा कि CN, CNN एंड C, हाँ जी, इन तीनों में से पीक इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, बताएं। Which molecule will have more peak intensity? जी, तो जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड होता है इसकी पीक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वीक होगी या स्ट्रॉन्ग होगी? हाँ जी, सर ज्यादा। ज्यादा कैसे होगी? जी बताएं। सर वीक होगी। हाँ जी, वीक होगी। मैंने आपको एक बात बताई है कि पीक इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका वेव नंबर कम होगा। तो आपको पता है इसका के ज्यादा है, के ज्यादा है
तो वेव नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका के सबसे कम है तो इसकी पीक इंटेंसिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और दरमियान वाले की मीडियम होगी, इसकी वीक होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इनमें से किसकी पीक इंटेंसिटी ज्यादा होगी? हाँ जी, विच वन हैज मोर पीक इंटेंसिटी? तो इसमें से भी वही कार्बन 1 1 की होगी। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड लेंथ वाला है। स्ट्रॉन्ग पीक इसकी आएगी। और वेव नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा? वो ट्रिपल बॉन्ड वाले का होगा वेव नंबर ज्यादा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे तीसरा फैक्टर हमारे पास होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, अब एक बात याद रखे, कॉन्जुगेशन जो होती है वो वेव नंबर के इनवर्सली होती है। किसके? वेव नंबर की इनवर्सली होती है जी कॉन्जुगेशन हमारे पास जो होती है। तो मतलब कॉन्जुगेशन इंक्रीज करते हैं जब भी हम। मुझे एक बात बताएं, जो कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है? पार्शली जो डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड होता है वो पार्शली डबल बॉन्ड बनता है या नहीं जी? हाँ जी, सर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूं। देखिए जो डबल बॉन्ड होगा, लेट्स सपोज ये इधर चला गया इसके ऊपर, ठीक है, अब देखें ये जो डबल बॉन्ड था कॉन्जुगेशन के आने से वो सिंगल बॉन्ड में चला गया या नहीं गया, बताएं। हाँ जी, समझ आई बात या नहीं आई? यस सर। तो कॉन्जुगेशन के आने से जो आपका डबल बॉन्ड होता है वो पार्शली डबल बॉन्ड में चला जाता है, जिसकी वजह से के उसका क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो के डिक्रीज जब करता है तो वेव नंबर भी क्या कर जाता है? उसका डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है जी? तो कॉन्जुगेशन के बढ़ने से वेव नंबर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है इनका। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स इफेक्टिंग पीक इंटेंसिटी। पहला हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट। एक बात याद रख ले, आईआर जो टेक्निक है सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनके पास डाइपोल होगा, जिनमें चेंज इन डाइपोल हो, यानी उसके ऊपर रेडिएशन पड़े और रेडिएशन पड़ने के बाद उसका डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाए, तो उनके लिए ये आईआर टेक्निक होगी। अदरवाइज ये नॉन पोलर के लिए नहीं होती, ये याद रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर H2N2O2 के लिए ये वैलिड नहीं है, या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए भी ये वैलिड नहीं है। जैसे CH3 ये देखिए इसमें सिमेट्री पाई जा रही है, जितना डाइपोल मोमेंट इधर है उतना ही इधर है, तो ये भी एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए टेक्निक नहीं होती, ये ऑलवेज पोलर मॉलिक्यूल के लिए होती है। और जो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, याद रखें, उतनी ही पीक इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बस डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पीक इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ जी, क्लियर है सबको? जी। जी सर। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है ये भी पीक इंटेंसिटी के डायरेक्टली होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो मतलब जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा उसकी पीक जो होगी इंटेंस होगी, मोर हाई पीक होगी। ठीक है, अब इनमें से किसकी पीक स्ट्रॉन्ग होगी? OH की या CH की? जी,
OH की। हाँ जी, OH की होगी, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स थे जी आपके डाइपोल मोमेंट को। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, या वेव नंबर पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है जी बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड हुक्स लॉ। मैंने आपको बता दिया है के बारे में कि के जो होता है वेव नंबर के डायरेक्टली होता है, ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली होता है। तो अब मुझे बताएं कि जी इनका म्यू का ऑर्डर क्या होगा। हाँ जी, म्यू किसका ज्यादा होगा बताएं। ट्रिपल का। म्यू ट्रिपल का ज्यादा होगा। सर मैथ ज्यादा होगा ना उसका। मैथ कैसे ज्यादा होगा उसका। सर म्यू तो रिड्यूस मास को नहीं कहते हैं, हाँ जी, रिड्यूस मास है। तो फिर ट्रिपल का तो नहीं, सिंगल का नहीं होगा। फोर्स कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा। हाँ जी, के किसका ज्यादा होगा ये बताएं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले का। ट्रिपल बॉन्ड वाले का के ज्यादा है, तो म्यू फिर किसका ज्यादा होगा, सिंगल वाले का। एक दूसरे के इनवर्स नहीं है ये जी। समझ आई बात, जी ये नहीं सर। आई। आपको बताया भी है पहले कि म्यू जो होता है इनवर्सली होता है वेव नंबर के। तो वेव नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा, ये याद रखना है। तो फर्स्ट फैक्टर हमने देख लिया, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये हमें क्या कहता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है RCOO, जी ग्रुप इसके साथ एक अटैच है। अब एक बात याद रख लें, अगर ये जी ग्रुप क्या करेगा, डी लोकलाइजेशन को इंक्रीज कर देगा। बात को याद रखना है, अगर ये जी ग्रुप क्या करेगा, डी लोकलाइजेशन को इंक्रीज कर देगा, तो वेव नंबर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। हाँ जी, डी लोकलाइजेशन का मतलब कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगी, तो मैंने आपको बताया है जो डबल बॉन्ड का करेक्टर है वो सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से के उसका कम हो जाएगा, के कम होने की वजह से जो आपके पास वेव नंबर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर आपका जी इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को कम करता है, तो मतलब उसमें डबल बॉन्ड का करेक्टर वो मेंटेन रहता है, डबल बॉन्ड का करेक्टर मेंटेन रहता है। तो आपके पास जो के होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वेव नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको। एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ मजीद। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 3 कंपाउंड है जी। हाँ जी, इनमें से मुझे बताएं किसका वेव नंबर ज्यादा होगा जी, क्विकली बताएं किसका वेव नंबर ज्यादा होगा। जी, सारी अवाम सोई पड़ी है। सर एसीटोन का नहीं होगा। एसीटोन का कैसे होगा ज्यादा, ये जो जी ग्रुप है देखें, एसीटोन का सबसे कम होगा। कॉन्जुगेशन।
देखें जी इसमें कॉन्जुगेशन हो जाएगी। ये 2G ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये क्या कर रहे हैं, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन क्या कर रहे हैं, कार्बन की इंक्रीज कर रहे हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? ये दोनों प्लस आई इफेक्ट शो जी करवा रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर रही है। आपको एक बात बताइए, कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने से पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर डेवलप हो जाता है, और इसका कम होगा, इसका वेव नंबर जी इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, और इसका वेव नंबर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा। हाइड्रोजन नेवर शोज एनी प्लस आई एंड नॉट अ नेगेटिव प्लस आई, नेगेटिव आई ग्रुप। ठीक है, तो सबसे ज्यादा HCOOH का आपके पास होगा जी वेव नंबर। हाँ जी, ये क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? बताएं। जी सर क्लियर है। चले, फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिंग साइज एंड रिंग स्ट्रेन। रिंग साइज की अगर हम बात करें, जो आपका वेव नंबर होता है वो इनवर्सली होता है। आपने याद रखना है रिंग साइज के, किसके? रिंग साइज के इनवर्सली होता है, क्योंकि रिंग साइज जैसे जैसे बढ़ता है एंगल स्ट्रेन डिक्रीज करता है। एंगल स्ट्रेन डिक्रीज करने से जो आपका वेव नंबर होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है। तो एक बात देखें, आप लोगों ने बताना है कि किसका वेव नंबर ज्यादा होगा। हाँ जी, इन तीनों में से बताएं किसका वेव नंबर ज्यादा है, जल्दी बताएं। A, B और C, किसका ज्यादा वेव नंबर है? सर मतलब सर ए रिंग का। साइज ज्यादा है तो वेव नंबर कम होगा, हाँ जी, फिर सी का होगा सर। रिंग साइज ज्यादा है C का, तो वेव नंबर क्या होगा C का? कम होगा। कम होगा। हाँ जी, तो आप कह रही C का ज्यादा होगा। सर ए सबसे, वाले का रिंग साइज छोटा है तो वेव नंबर ज्यादा हाँ होगा। जी, A वाले का ज्यादा होगा वेव नंबर। ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं अच्छा आप लोग मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें, फिर ये टॉपिक इंटरप्ट हो जाएगा बीच में, तो मीटिंग एंड होने वाली, दोबारा से ज्वाइन करें आप लोग।